अब जो हम नेक्स्ट हमारा ट्यूमर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा मैंने आपको बताया कि ये आपका जो यूक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले ऑस्टियोसार्कोमा से। ऑस्टियोसार्कोमा हमने लास्ट में देखा था और हमने देखा था कि वो मेटाफिजिस को इन्वॉल्व कर रहा था। अब जो एविंग सार्कोमा होता है ना, ये आपकी एपिफिसिस को इन्वॉल्व करता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एपिफिसिस होता है, ठीक है, और इट इज़ एक्चुअली डायफिसिस, और डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में मेटाफिसिस होता है। अब जो आपका ऑस्टियोसार्कोमा था वो एक्चुअली इन्वॉल्व कर रहा था आपके मेटाफिसिस को, और एबिंग सार्कोमा जो होगा ये आपके जो है डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। अब जो हमारे पास सिनेरियो आता है पास्ट पेपर्स में जो ऑस्टियोसार्कोमा का आता है, वो इस तरह से आता है कि उसमें आपके पास जो है ना, एक तो फीवर की हिस्ट्री नहीं होती, पेशेंट को कोई फीवर नहीं होता, और दूसरी बात ये कि ऑस्टियोसार्कोमा में जो है ना मेटाफिसिस इन्वॉल्व होता है, और तीसरी बात ये कि उसमें कॉर्डमैन्स ट्रायंगल होता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है। लेकिन जो एविंग सार्कोमा होता है, इसमें एक्चुअली आपके पास जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं जिससे आपने पता लगाना होता है कि सिनेरियो में किस ट्यूमर की बात की जा रही है, उसमें पहला जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा वो यही होगा कि जो ट्यूमर होगा ना वो आपका डायफिसिस पे होगा, ठीक है, डायफिसिस पे होगा। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आपके पास फीवर भी होगा, पेशेंट को जो है सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं, और ऐसे लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है कोई, उसका सारा वो फीवर हो रही होती है, उसको पेन हो रहा होता है, उसकी जो मतलब सारी इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं वो शो हो रही होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन होता उसको ट्यूमर है। तो इसमें आपके पास फीवर की हिस्ट्री होती है, ठीक है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगी कि ये आपके सिनेरियो में किस तरह से आएगा आगे से, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि ये भी हमारे पास जो है प्राइमरी बोन ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर प्राइमरी की बात की जाए तो वो एक्सक्लूडिंग द हिमाटोजेनस ट्यूमर्स हमारे पास कौन सा था, ऑस्टियोसार्कोमा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना एक चीज़ आती है कि हमने जो है ना एविंग सार्कोमा को डिफरेंशिएट करना होता है फ्रॉम द जो हमारे पास पी नेट होता है। पी नेट मतलब ये हमारे पास होता है एक्टोडर्मल न्यूरल डिफरेंशिएशन जो होती है ना, प्राइमरी हमारे पास होता है, इसका नाम ये आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है एक चीज़ पी नेट, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। अब इसके दरमियान और एविंग सार्कोमा में जो डिफरेंस आ रहा है वो इस चीज़ का होता है, जो एविंग सार्कोमा होता है उसमें एक्चुअली हमारे पास होता है नॉन डिफरेंशिएटेड। ये होता है नॉन डिफरेंशिएटेड मतलब ये कि ये किसी भी चीज़ को बना सकता है, मतलब ये कि एक्टोडर्म बना सकते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्मल चीज़ें, सारी चीज़ें बना सकता है, नॉन डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन जो हमारे पास प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर होता है ना, ये डिफरेंशिएटेड होता है और ये न्यूरल ट्यूमर बनाता है, मतलब इसकी न्यूरल डिफरेंशिएशन होती है। तो आपको ये डिफरेंस इन दोनों में आना चाहिए, ठीक है, कि ये जो हमारे पास होता है ना प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर से कैसे डिफरेंशिएटेड होता है, कि जो एविंग सार्कोमा होता है इट इज़ एक्चुअली नॉन डिफरेंशिएटेड, और जो हमारे पास होता है प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर दैट इज़ एक्चुअली द डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ दैट विच इज़ एक्चुअली इन्वॉल्विंग द न्यूरो एक्टोडर्मल, ठीक है, इट एक्चुअली हैविंग द न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये इसके दरमियान में डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने बात याद रखनी है ये कि हमारे पास जो बच्चों के अंदर जो सेकंड मोस्ट कॉमन बोन सार्कोमा होता है ना, वो हमारे पास होता है, ठीक है, ये वाला। तो ऑस्टियोसार्कोमा नंबर 1 पे आएगा और एविंग सार्कोमा जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद ये कि ये हमारे पास जो है बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, 80% जो है ये हमारे पास यंगर एज में होता है, और मैंने आपको बता दिया कि ये आपके डायफिसिस को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि आपका जो मेटाफिसिस होता है अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली द ऑस्टियोसार्कोमा, और अगर डायफिसिस इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली द एविंग सार्कोमा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो आपके पास आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो है अनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। अनियन स्किन अपीयरेंस ये आपके पास एक्चुअली जो है ना ये आता है आपके क्लिनिकल सिनेरियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जब भी क्लिनिकल सिनेरियो आपका यूक्यू आता है तो उसमें उन्होंने अनियन स्किन अपीयरेंस दे रही होती है, उससे आपको पता चल जाता है साथ ही कि ये जो है ना एविंग सार्कोमा की कैटेगरी में आ रहा है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो रही होती है। और आपको पता है ना अनियन की स्किन भी इसी तरह होती है, गोल गोल सी। तो इस तरह से ये जो रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होती है ये अनियन स्किन अपीयरेंस दे रहा होता है, तो इस वजह से इसकी एक करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है और आपने इसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस वैसे तो हमने पैथोजेनेसिस इतनी डिस्कस की और इतनी इंपॉर्टेंट हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हैं कि इसकी जीन्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको 3 तरह से पता होना चाहिए कि इसकी जेनेटिक जो एब्नॉर्मलिटी आती है वो कैसी आती है। सबसे पहली वो आती है हमारे पास, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है ट्रांसलोकेशन। इसकी जो होती है ना एविंग सार्कोमा में ट्रांसलोकेशन हो जाती है हमारी EWSR1 जीन की,
ठीक है। ऑन द क्रोमोसोम 22, मतलब ये आपका जो है क्रोमोसोम नंबर 22 है, ठीक है। और ये आपका जो है क्रोमोसोम नंबर 11 है, ठीक है। क्रोमोसोम 22, क्रोमोसोम नंबर 11। अब क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, उसके ऊपर हमारे पास पड़ी होती है EWSR1 जीन, ठीक है। और जो हमारे पास होता है क्रोमोसोम नंबर 11, ये वाला, इसके ऊपर पड़ी होती है FLI1 जीन, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, वहाँ से ये जो जीन होती है EWSR1 वाली, ये उठ के जो है ट्रांसलोकेशन हो जाती है। इसका जो हिस्सा होता है क्रोमोसोम का, ये उठ के इसके साथ लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो EWSR1 जीन होती है वो FLI1 जीन के साथ चली जाती है, मतलब उसके क्रोमोसोम पे चली जाती है 22 से 11 की तरफ, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इसकी जेनेटिकली जो एबनॉर्मलिटी आती है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि ये जब वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 22 से उठ के जो है ना क्रोमोसोम नंबर 11 पे चले जाता है, ये वाला इसका पीस, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आके ना ये FLI1 जीन के साथ फ्यूज़ कर जाती है, तो फ्यूजन जीन बन जाती है हमारी, ठीक है, किसके साथ, EWSR1 और FLI1 जीन की। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका UQ है, और आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसकी म्यूटेशन। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की, और आपको पता है मॉर्फोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसी तरह मॉर्फोलॉजी लिखनी है, ग्रॉस लिखा, उसके बाद उसकी लोकेशन लिखी। लोकेशन मैंने आपको बता दी है इसकी कि डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद साइट आपने लिखी, साइट मैंने आपको बताना है कि ये हमारे पास उसी तरह लॉन्ग बोन्स को, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस को इन्वॉल्व करता है, और फ्लैट बोन्स लाइक पेल्विस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। फिर ये बात करनी है कि ये देखिए, अगर ये हमारे पास बोन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसकी ये डायफिसिस में ट्यूमर बैठा हुआ है, अब ये क्या कर सकता है, अब ये जो है डायफिसिस में जो मेडुलरी स्पेसिस होती है, मतलब जो दरमियान वाला ट्यूमर का पार्ट होता है जिसमें मेड्यूला होता है, उसमें चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से ये पेरिओस्टियम के अंदर चला जाएगा, मतलब यहाँ से डायफिसिस में पेरिओस्टियम से जाएगा, और पेरिओस्टियम से बाहर जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये स्प्रेड करता है, और ये इसकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। एक क्लिनिकल सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया फीवर की हिस्ट्री होगी, दूसरी मैंने आपको बताई अनियन स्किन अपीयरेंस होगा, तीसरा मैंने आपको जो बताना है वो ये कि ये इन्फिल्ट्रेट करता है, इन्फिल्ट्रेट करके ये पेरिओस्टियम से बाहर सॉफ्ट टिश्यूज़ में चला जाता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो उसी तरह ग्रेइश वाइट या टैन वाइट कलर होता है, और हमने जो ऑस्टियोसार्कोमा का ग्रॉस अपीयरेंस पे कलर देखा था वो भी यही था, वाइटिश था, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस इसी तरह यहाँ पे हैमरेज होगा और यहाँ पे नेक्रोसिस होगी, लेकिन इसमें ना वो वाला काम नहीं है कि वो जो सिस्टिक डीजेनरेशन थी हमारी ऑस्टियोसार्कोमा, ये वहाँ पे ये नहीं है वहाँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर में ना आपके पास आता है सबसे पहले कि हमारे पास जो है इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्यूमर सेल्स की बात करते हैं, तो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं ना इस तरह जो है ना गोल गोल होते हैं, स्मॉल राउंड, छोटे छोटे गोल गोल, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिफॉर्म। जो हमारे ऑस्टियोसार्कोमा के थे वो बहुत ही ख़राब किस्म के ट्यूमर हुए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि ये कितने यूनिफॉर्म शेप के हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो साइज़ होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका लिम्फोसाइट है ना, फॉर एग्जांपल इतने इतने साइज़ का, तो आपका जो ये एविंग सार्कोमा के जो सेल्स होंगे ना, ट्यूमर सेल्स स्मॉल राउंड, वो थोड़े से मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे दैन द लिम्फोसाइट्स। अगर ये आपके लिम्फोसाइट्स हैं तो जो एविंग सार्कोमा के जो आपके ट्यूमर सेल्स होंगे वो 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे द साइज़ ऑफ लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होता है। क्यों क्लियर होता है, क्यों क्लियर होता है, मैं अंदर वाइट कलर कर रही हूँ, क्यों क्लियर होता है, ऐसे मैं क्लियर कर देती हूँ इसको, ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर क्यों होता है, जब भी आपने ये बात आपने याद रख लेनी है, पक्की पक्की याद रख लेनी है कि जब भी आपको साइटोप्लाज्म नज़र आएंगे ना क्लियर, साफ़ सुथरे, इसका मतलब कि उनके अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब साफ़ सुथरा इनका जो है ना, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है, स्कैंटी होता है और ग्लाइकोजन से भरा होता है, और ये PAS पॉजिटिव होते हैं। अरेंजमेंट इनकी कैसे होती है कि ये हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड शीट्स, ऐसे क्लोजली पैक्ड शीट्स बनाई होती है उन्होंने, ठीक है। ब्लू कलर के बना रही हूँ मैं क्योंकि ब्लू ये पेयर होते हैं। अच्छा, ये क्लोजली पैक्ड हमारे पास ऐसे शीट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, इस तरह से क्लोजली पैक शीट्स। और दूसरा हमारे पास जो इसका लास्ट चीज़ आती है वो होती है होमोराइट रोजेट्स। होमोराइट रोजेट्स ना एक्चुअली हमारे न्यूरल डिफ्रेंसिएशन अगर हो ना तो फिर हमारे पास पेयर होते हैं, और ये इस तरह से होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से ये पेयर हो रहे हैं, ये आपके ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके ट्यूमर सेल्स हैं, और ये दरमियान में आपको जो दिखाया हुआ है ना ये वाला रीजन,
ये आपका फिब्रिलरी कोड है, ठीक है, न्यूरोफिब्रिलरी कोड, फिब्रिलरी, ठीक है, फाइबर्स हैं दरमियान में, ऐसे फाइबर्स पड़े हुए हैं और उनके दरमियान उनके इर्द गिर्द ना ट्यूमर सेल्स ऐसे अरेंजमेंट बना लेते हैं और ऐसे लगता है जैसे रोज़ है, ठीक है। तो होमर राइट रोजेट्स हम इनको कहते हैं, इस तरह से ट्यूमर्स अपेयर होते हैं। सो इस तरह से आपने इसकी जो है ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक चीज़ें लिखनी है और याद कर लेना इसकी जो है मॉर्फोलॉजी को अच्छे से। ये डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। अनियन स्किन अपेयरेंस, ठीक है, फीवर, डायफिसिस को इन्वॉल्व करेगा, बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होगा, यंग एज में होगा, होमोराइड रोसेट्स होंगे, इनफिल्ट्रेटिव होगा। ये सारे फीचर्स हैं जिनसे आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना है इसको। दिस इज़ ऑल अबाउट द एविंग सार्कोमा। लास्ट में मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहूँगी, इसके रेडियोग्राफ्स पे आपको जो अनियन स्किन अपेरेंस नज़र आती है, अनियन पील अपेरेंस, जैसे उसका छिलका होता है ना अनियन का, उसी तरह ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना, रेडियोग्राफ पे आपकी इसकी जो फाइंडिंग आती है वेंग की। ऑस्टियोसार्कोमा में आपको जो रेडियोग्राफ फाइंडिंग थे वो क्या नज़र आ रही थी, वहाँ पे जो है वो सनबर्स्ट अपेरेंस थी, यहाँ पे अनियन पील अपेरेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स।